नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। चमोली जिले में एवलांच के बाद ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। इसे देखते हुए राज्य में चमोली से लेकर हरिद्वार तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जब यह हादसा हुआ तब प्रोजेक्ट पर काफी संख्या में मजदूर कार्य कर रहे थे और इस हादसे में करीब 150 लोगों के लापता होने की आशंका भी है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार इस घटनाक्रम पर निगरानी रखे हुए हैं और सीएम जोशीमठ वहां पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का जायजा भी लिया और पूरी तरह जानकारी भी ली गई। इसके साथ ही एसडीआरएफ के नवनीत भुल्लर भी वहां पर मौजूद हुए। बताते चले कि उच्च स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं चमोली के जोशीमठ में आई आपदा की वजह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा डोईवाला में होने वाला कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। वहीं राज्य मंत्री करण वोहरा और मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र पनवार ने आपदा की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए संवेदना अपनी व्यक्त की है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए आपदाग्रस्त इलाकों को शीघ्र खाली करने की अपील भी की है। साथ ही कहा कि सरकार आपदा की इस घड़ी से निपटने के लिए तैयार है। सूचना मिली है कि चमोली जिला है उसमें कोई बांध क्षतिग्रस्त हुआ है और उसमें काफी मानवीय क्षति होने की आशंका जताई जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम में शामिल होना था, इसमें लोकार्पण शिलान्यास होना था। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को पता लगा वो तुरंत हेलीकॉप्टर से चमोली के लिए रवाना हो गए हैं और सरकार जो भी हमारी मानवीय क्षति हुई है, जितने भी लोग उसमें मरे हैं, हम सरकार जो है गहरी संवेदना व्यक्त करती है और ईश्वर से कामना करती है कि उनकी जो आयोजन आपके द्वारा आपके विभाग के द्वारा किया गया था, प्रधान दे उनके परिवार को सहन करने की शक्ति प्रदान करना। विकास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज स्थानों में था, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना था, लेकिन बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि चमोली में एक प्राकृतिक आपदा के कारण काफ़ी जनधन हानि हुई है और उसको देखते हुए इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में जानकारी मिली, माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत चमोली के लिए रवाना हो गए हैं और वहां देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं उनको सहायता प्रदान की जाए। और ये एक दुखद घटना है, इसलिए कार्यक्रम ये स्थगित किया जाता है। भविष्य में जैसा भी होगा इस कार्यक्रम की फिर से रूपरेखा बना करके इन कार्यक्रमों को और विकास की योजना को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कारगर कदम उठाएंगे। वहीं प्राकृतिक आपदा आने से पहले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कैलाश अस्पताल में कैलाश ओमेगा ग्रुप की ओर से कैंसर सेंटर का लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, शहर के मेयर सुनील उनियाल गामा और कैलाश हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर महेश शर्मा के अलावा ओमेगा कंपनी के सीईओ श्रीधरन भी मौजूद रहे। वहीं कैलाश ओमेगा कैंसर सेंटर उत्तराखंड राज्य का सभी विशेषताओं से युक्त कैंसर का इलाज करने वाला सेंटर स्थापित हो गया है, जिसमें लीनियर एक्सीलरेटर, इलेक्ट्रॉनिक द लैंड, पेट स्कैन और कीमोथेरेपी जैसे बात करें कैंसर सर्जरी, एमआरआई, डिजिटल मैमोग्राफी, रेडियोथेरेपी मुख्य रूप से उपलब्ध होंगे। वहीं सीएम ने समूह प्रबंधन को कैंसर सेंटर का उद्घाटन होने पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी और कहा कि प्रदेश की जरूरत के मुताबिक कैंसर सेंटर बनकर तैयार हुआ है, जिसका लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। ये दूसरी उपलब्धता उत्तराखंड को हुई है, नहीं तो यहाँ से जितने भी पेशेंट थे उनको बाहर जाना होता था। ज़्यादातर लोग दिल्ली जाया करते थे और वहीं घर से बहुत दूर अपना इलाज वहाँ पर कराते थे। अब ये सुविधा देहरादून में भी उपलब्ध हो गई है। उसके लिए मैं कैलाश हॉस्पिटल्स ग्रुप और ओमेगा ग्रुप को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने जो एक आवश्यकता महसूस होती थी राज्य में कि ये फैसिलिटी भी राज्य में होना चाहिए, वो आज उत्तराखंड में उपलब्ध हुई है।
वहीं चमोली में प्राकृतिक आपदा के बाद हरिद्वार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी सी रविशंकर ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और मीटिंग में गंगा नदी के तटवर्ती सभी गांव को अलर्ट पर रखने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। के बाद यहाँ पे भी अलर्ट जारी किया है। जितने भी हमारे पास लो लाइंग एरियाज है, नदी किनारे जो लोग रहते हैं, उनको अलर्ट कर दिया गया है और नियरेस्ट जो शेल्टर पॉइंट्स है वो पहले से ही यहाँ पे बाढ़ के समय पे जो है आइडेंटिफाइड रहते हैं, तो उन शेल्टर पॉइंट्स में शिफ्ट करने के लिए जो है निर्देश दे दिया है। और घाटों में जितने भी श्रद्धालु जो अभी नहा रहे हैं, तो उन लोगों को भी जो है अलर्ट करके वहाँ घाटों में भी इवैक्यूएट कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो है कुंभ मेला को लेकर के विभिन्न जगह में जो है कार्य चल रहा है नदी किनारे, तो उन इलाके में भी जो है लेबर उसको बता दिया है कि वहाँ पे भी खाली करने के लिए। इसके अतिरिक्त जो है जो हमारा एंटायर जो बाढ़ चौकियाँ हैं, लगभग 12 बाढ़ चौकियाँ हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया है। हमारा IRS सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया है। जितना जो इसमें अलर्ट होना है उसका साथ साथ रिस्पॉन्स टाइम भी हम नोट कर रहे हैं कि प्रत्येक स्तर पर जो है वेरियस जो एंटायर जो मशीनरी है वो कितना जल्दी लोगों को जो है बचाने का स्थिति में है, उसका जो कैपेसिटी भी जो है इसमें आंकलन किया जा रहा है। तो इसी प्रकार का हरिद्वार में जो है ये जो इशू है उसको हम हैंडल कर रहे हैं। अभी चमोली में जो घटना हुआ है उसके बाद यहाँ पे भी अलर्ट। वहीं चमोली में बांध टूटने से हरिद्वार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और गंगा नदी के किनारे वाले लक्सर पथरी और खानपुर तक के गंगा नदी के आसपास के इलाकों के लोगों को प्रशासन ने सावधान कर दिया है। वहीं SDM और CO द्वारा गांव-गांव अनाउंसमेंट कराई गई है। वहीं हाई अलर्ट के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हालांकि प्रशासन ने लोगों को अफवाहों से बचने की भी हिदायत दी है। वहीं लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने, आइए देखते हैं। बांध टूट जाने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश भर में अलर्ट किया गया, खास तौर पर जो गंगा नदी के आसपास के इलाके हैं जिनमें हरिद्वार, लक्सर, खानपुर क्षेत्र है, तो उनके आसपास के गांव को भी कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की तैयारी भी की जा रही है। हम मौजूद हैं बालावाली में गंगा नदी के घाट पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कुछ ग्रामीण हैं जो नदी के बढ़ते बहाव को देख करके चिंतित भी हैं और यहाँ देखने के लिए आए थे। क्या स्थिति है हम आपको दिखाएंगे। कैमरा में से कहूँगा इधर देखो, ये नए पानी के जो लहरें उठ रही हैं, कहीं ना कहीं ये पानी लगातार बढ़ रहा है। कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या हालात है। आपका नाम क्या है जी? अरुण भाई, आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? कुड़ी भगवानपुर के। जो पानी सुबह की क्या स्थिति, अब कितनी स्थिति है? फिलहाल तो पानी जब सुबह था ना तो वो रहता, अब फिर उधर से इस नाले में जा चुका है पानी। पहले सुबह कम था पर अब ज़्यादा है, कम से कम 2 फुट बढ़ गया है। हाँ, आपका नाम क्या है? शुभम दिवाकर। शुभम, अब जिस तरह से अलर्ट किया गया, गाँव वाले सावधान हो गए? हाँ जी, सावधान है वैसे। अच्छा, सावधान है। और आपका नाम क्या है? मोहित सैनी। मोहित सैनी, आप भी आए, बच्चे भी हैं, तो आप ये पानी देखने के लिए आए थे या फिर घर वालों ने कहा कि भाई आसपास जो खेतों में काम करो लोगों को जानकारी देने के लिए आए? उनको जानकारी देने के लिए आए। ये बच्चा भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जानकारी देने आया जो खेतों पर काम कर रहे थे, चूँकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नदी के आसपास के इलाकों में काम कर रहे हैं और भी ग्रामीण हैं। आपका नाम क्या है? सोनू कुमार। सोनू, आप कितने टाइम से यहाँ मौजूद नदी पर? 1 घंटे की। आपको सूचना कब मिली थी कि भाई चमोली में बांध टूटा है? 1 घंटा पहले मिली थी। 1 घंटा पहले मिली थी, तब से अलर्ट हो गए हैं? तब से अलर्ट हो गए। बीच में कुछ हमारे भाई जो गेहूं फसल बो रखे वहाँ पानी लगाया था, उनको अलर्ट फोन किया कि आने की कृपा करें, क्योंकि फिर ट्रैक्टर नहीं उतरने का ना, वहाँ जाकर ज़्यादा बढ़ेगा तो पानी। फिर ट्रैक्टर उतरने का नहीं है? जी जी। तो खतरा भी बढ़ रहा है? जी जी। तो आप लोग किस तरह के आगे की क्या दिशा निर्देश दिए गए प्रशासन ने? प्रशासन ने अभी कोई निर्देश नहीं दिए गए। अभी तो हम घर से आ रहे हैं, ठीक है, ये घंटे भर हुआ है यहाँ से। अभी हम घर जाएंगे, क्या स्थिति है, क्या प्रशासन कर रहा है, उसके बाद बताएंगे। उसके बाद बताएंगे। तो आपने सुना, ग्रामीण साफ तौर पर बता रहे हैं कि जितना हाई अलर्ट के बारे में जानकारी दी गई है उतना इन लोगों ने अभी तक तैयारी कर ली है। रही बात गंगा के आसपास के इलाकों के फसलों की, खेतों की, उनमें कहीं ना कहीं खतरा साफ मंडरा रहा है। वजह यह है कि पानी पल पल हर मिनट जो है बढ़ता जा रहा है और ऐसी सूचना भी आई है कि ज़्यादा पानी आ सकता है, यानी कि बाढ़ के हालात बन सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं घबराहट और दहशत होना भी जरूरी है। लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि सुरक्षित यानी कि सब लोगों को उनका ध्यान रखा जाएगा और खासकर SDRF की टीमें भी मंगवाई जा रही है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह के हालात बन पाते हैं। फिलहाल तो हम भी कहेंगे कि लोग सावधान रहें और सुरक्षित रहें ताकि आपदा से बचा जा सके। जसप्रीत सिंह, लक्सर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की और बात करेंगे। उत्तराखंड में 6 से लेकर अगर बात करें 11वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं
और ऐसे में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की तरह ही बाकी कक्षाओं में भी छात्रों के स्कूल आने के लिए अभिभावकों को लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। 8 फरवरी से खुलने जा रहे सभी जूनियर और माध्यमिक कक्षाओं के लिए एसओपी जारी हो गई है। वहीं गाइडलाइन के अनुसार अधिक छात्रा संख्या की स्थिति में शारीरिक दूरी बनाने के लिए जरूरत पड़ने पर स्कूलों को 2 पालियों में संचालित करने की अनुमति दी गई है। वहीं विद्यार्थियों को लाने और ले जाने वाले स्कूल बसों या फिर स्कूल से संबद्ध सार्वजनिक सेवा वाहनों को प्रतिदिन सैनिटाइज कराया जाएगा। बस में छात्रों के प्रवेश के समय थर्मल स्कैनिंग और वहीं बात करें हैंड सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। स्कूल प्रबंधन को अतिरिक्त मात्रा में सैनिटाइजर व मास्क की उपलब्धि भी करनी होगी। स्कूल खोलने के लिए एसओपीस जारी कर दिए गए हैं और सभी जिलों को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि बहुत स्ट्रिक्टली एसओपी का पालन किया जाए और एसओपी के अकॉर्डिंगली मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग इत्यादि को कंपलसरी किया गया है। और उसके साथ साथ ये भी चॉइस पेरेंट्स को और बच्चों को दिया गया है कि अगर वो ऑनलाइन व्यवस्था में ही फिलहाल कंटिन्यू करना चाहते हैं तो स्कूल उसकी भी व्यवस्था करेगा। उत्तराखंड प्रदेश वासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब किसी भी समस्या के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। घर बैठे ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश वासियों के लिए 1905 नवंबर जारी किया है, जिसमें किसी को कोई भी समस्या है तो वो कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इस नंबर की खासियत ये होगी कि जब तक शिकायत दर्ज कराने वाला व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि मेरी शिकायत का समाधान हो गया है, तब तक इस नंबर से शिकायत नहीं हटेगी, जिससे उत्तराखंड वासियों को अधिकारियों के अब चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हेल्पलाइन 1905 माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अनूठी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की। इसमें प्रदेश का कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग के बारे में शिकायत कर सकता है और शिकायत करने के बाद वो शिकायत तुरंत अधिकारी के पास पहुंच जाती है और अधिकारी को अधिकतम 15 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई करनी ही होती है। उसके बाद कार्रवाई होने के बाद शिकायतकर्ता को फोन करके पूछा जाता है कि उनका शिकायत का समाधान हो गया। यदि हाँ का जवाब मिलता है तब ही शिकायत बंद करी जाती है, यानी संतुष्टि के आधार पर शिकायत को बंद करा जाता है। इसके लिए जनता को ऑफिसों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, अलग से सचिवालय मुख्यमंत्री आवास आने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्र से घर बैठे बैठे आप अपनी शिकायतों का समाधान करा सकते हैं। ये पूरे भारत में जो है बहुत ही नंबर 1 बन गया है प्रोग्राम और उत्तराखंड सरकार की बहुत अनूठी पहल है। वहीं बीते 16 जनवरी से कोरोना के खात्मे के लिए शुरू हुई वैक्सीनेशन ड्राइव का कार्य प्रदेश में तेजी से किया जा रहा है। इसी के चलते अब विधानसभा क्षेत्र लालकुआं में दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन लगाने की तैयारी की जा रही है। यहां अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बोलते हुए उप जिला अधिकारी ऋचा सिंह ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण का वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक रहा है, जिसके चलते अब दूसरे चरण का वैक्सीनेशन कार्य शुरू किया जाना है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 2 बूथों का चयन किया गया है, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए सेकेंड फेज़ का कोविड शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन, जिसमें हमारे लालकुआं क्षेत्र में एक आईटीबीपी का केंद्र है और दूसरा हमारा लालकुआं का स्वास्थ्य केंद्र है। ये 2 बूथ बनाए गए हैं जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन किया जाएगा। वहीं राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान के तहत लालकुआं के हल्दी चोट स्थित दिनेश भारद्वाज के आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए राम मंदिर निर्माण हेतु जन जन से सहयोग की अपील की गई है। आपको बताते चलें कि एबीवीपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज वर्मा और विपिन पांडे, प्रांतीय मंत्री दिनेश भारद्वाज ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में हर जन जन को अपना सहयोग देना चाहिए। ये 500 वर्षों की एक ऐसी अनोखी लड़ाई लड़ी गई है जिसकी अंत में विजय हुई है। वहीं धीरेन्द्र शर्मा मंत्री और इच्छा विधानसभा प्रभारी पवन चौहान, उमाकांत जिला संगठन मंत्री व कमल मुन्नू किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष सहित आदि गणमान्य लोग भी वहां पर मौजूद थे। राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अभियान को तैयार किया, उसका गुरुत्व दायित्व संघ विचार परिवार और विश्व को सौंपा है। और हमने ये तय किया है कि हम प्रत्येक हिंदू के परिवार में जाकर उसका अंशदान कुछ न कुछ किसी रूप में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए पहुंचाएंगे, जिससे कि वो एकता का प्रतीक भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तैयार हो सके।
जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान संपूर्ण देश में चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा विश्व हिंदू परिषद एवं संघ विचार परिवार के सभी संगठनों को इस कार्य के संपर्क का दायित्व सौंपा है। इस संपर्क के लिए हम लोग परिवार में प्रत्येक घर तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। भव्य मंदिर का चित्र आज हिंदू समाज के सामने है। शायद दुनिया का ये पहला ऐसा मंदिर होगा जिसका चित्र देखकर ही समाज का कोई भी व्यक्ति बता देता है कि ये अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अब बात करेंगे थानों में भाला सुंदरी मंदिर के समीप कांग्रेस ने चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर कांग्रेस को एकजुट और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 40 भाजपा नेताओं ने कांग्रेस में आस्था जताई है। हीरा सिंह विष्ट के साथ कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा, दसोनी जिला पंचायत सदस्य अश्वनी बहुगुना, देहरादून जिला कांग्रेस अध्यक्ष गौरव चौधरी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी जुटे रहे। इसके साथ ही उन्होंने चमोली हादसे पर भी दुख जताया। और यह तमाम भाजपा से जो लोग हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है और उससे त्रस्त हो गए। 4 साल हो गए, विकास का कहीं नाम नहीं है। और उससे आप हमारे लोगों के साथ मिलकर जो काम हम लोग कर रहे हैं, हमसे जो है वो खुद होकर हमारी पार्टी को ज्वाइन करिए। आज काफ़ी लोगों ने, करीब 60-70 लोगों ने हमारे साथ जो है कांग्रेस ज्वाइन करी है। पूरे जो है हमें आज कांग्रेस में ही दिख रहा है, सारा माहौल कांग्रेस में ही है। हमारा संगठन मजबूत है, 2022 की फतेह के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सब लोग एक साथ, एक शक्ति के साथ 2022 फतेह। बहुत हर्ष का विषय है कि हमारा कुटुंबा लगातार उसमें इजाफा हो रहा है और खास करके हम यहाँ मुख्यमंत्री की स्वयं की विधानसभा में उनके ताबूत में कील ठोकने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी कांग्रेस जनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आपकी मेहनत का ये नतीजा है, कांग्रेस की रीति नीतियों का ये नतीजा है कि आज लोगों का रुझान, उनका झुकाव निरंतर कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रहा है और लोगों के समझ में आ रहा है, लोग अपना पुराना कांग्रेस का कार्यकाल याद करके खून के आंसू रो रहे हैं कि एक कांग्रेस सरकार थी जिसने हजारों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में यहाँ पर लोगों। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हर कोई क्षेत्र के विकास की बात कर रहा है। वहीं मसूरी में चुनाव मैदान में उतरे मनीष गोनियल ने अनारवाला के भद्रकाली मंदिर में शौचालय का निर्माण करवाया है। दरअसल पिछले 5 सालों से मंसूरी में विधायक गणेश जोशी अब तक के वहां पर शौचालय का निर्माण नहीं करा पाए थे, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने मनीष गोनियाल से भद्रकाली मंदिर में शौचालय लगाने की मांग की थी, जिस पर कि मनीष गोनियाल ने उनका शिलान्यास किया है। ये हमारे क्षेत्र में माँ भद्रकाली के आशीर्वाद से मैंने जो आज यहाँ शौचालय का उद्घाटन करा, इसमें गांव की बहुत टाइम से समस्या बनी हुई थी। क्षेत्र विधायक ने यहाँ आकर काफ़ी टाइम घोषणाएं करी इसमें कि शौचालय बनाया जाएगा, पर उसमें इन्होंने अनदेखी करी। अब 2022 का चुनाव आ रहा है तो इधर उधर दौड़ जा रहे हैं, पर गाँव की समस्या को देखते मैंने यहाँ शौचालय का निर्माण शुरू करवा दिया था। क्या लग रहा है 2022 में चुनाव किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि आपके सामने दिग्गज नेता भी खड़े होंगे, इतने से क्या ग्रामीण जो लोगों का कैसे हो रहेगा? इसमें तो माँ पूर्वजों का आशीर्वाद, मसूरी विधानसभा की सम्मानित जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं चुनाव के लिए ताल ठोकने के लिए तैयार हूँ। बस पार्टी के टिकट से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय ही आप ताल ठोकेंगे? मेरा निर्दलीय का ही है, मैं निर्दलीय रहूँगा। मैं जनता के बीच में, साथ में जनता के हर दुख सुख में साथ में खड़ा रहूँगा और गरीब बस्तियों में जाकर हर सबके दुख दर्द करने का। मुख्यमंत्री आवास से चंद कदम की दूरी पर खुले शराब के ठेके के खिलाफ अनारवाला के गुशुपानी के ग्रामीणों ने सरकार व स्थानीय विधायक गणेश जोशी पर निशाना साधा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब क्षेत्र में शराब का ठेका खोला गया था तो उस समय ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। उस समय स्थानीय विधायक ने मौके पर पहुंचकर शराब के ठेके को ताला लगाया था, लेकिन उसके एक दिन के बाद ही शराब का ठेका दोबारा खुल गया था। वहीं शराब के ठेके का विरोध करने वालों को सरकार द्वारा नोटिस भी जारी किए गए हैं। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ठेके को बंद नहीं किया गया तो विधायक को इसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। विधायक जी ने देखो हमसे यही वादा किया था कि 1 नहीं खुलेगी, 2 नहीं खुलेगी, 3 नहीं खुलेगी, पर वो रातों रात खुल गया।
अब हम क्या कर सकते बता। उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना, ये बिल्कुल बंद होगी। और हमें तो उनके ऊपर पूरा विश्वास था कि हमारे गणेश जोशी जी करेंगे, पर उन्होंने ये काम नहीं किया। और हमें तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, हमारे तो आने जाने का रास्ता यही है। आने वाले चुनाव में उनको जवाब देंगे आप? बिल्कुल देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? देंगे। जनता का बात नहीं सुनेंगे। जब हम उनके साथ कंधे में कंधे मिला के चले आज तक, हम जवाब देने में क्या हम देंगे। बहुत ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा करके लेडीज लोग को। हम तो आप जा भी नहीं सकते, जहाँ 5 बज गया और जैसे हमको लेट हो गया है, कहीं से गाड़ी से आ रहे हैं, उतर के हमको घर से बुलाना पड़ता है, लेके पैदल नहीं जा। पहले तो आसान से चले जाते थे पैदल, अब नहीं जा सकते। किया था जब मना कर, जब बंद कर लगाने के लिए किया था, फिर कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने तो हमें बाद में नोटिस भेज दिया इतना बड़ा। ये चाहते कि नहीं होना चाहिए, गाँव के बीच में ऐसा काम नहीं होना चाहिए। फिर उसके पास फिर इंटर कॉलेज है, कॉलेज में कोई ऐसा तो नहीं कि टीचर ही आएंगे। लेडीज किस चीज़ को हटाने की मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे कि ये ठेका जो हमारे गांव में लगा हुआ है वो ठीक नहीं है। ये तो हमारी क्षेत्र की जनता आने वाले चुनाव में बताएगी। इसमें जब क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर धरने प्रदर्शन में गाँव वासी बैठे थे, तो क्षेत्र के विधायक ने आकर यहाँ ताला लगवाया था, और ताला लगवाने के दूसरे ही दिन वो काठमांडू चले गए। उनका क्या स्वार्थ था इसमें काठमांडू जाने का? और जैसे वो काठमांडू गए, यहाँ पर ताला खुलवा दिया गया, वाइन शॉप खुलवा दिया गया, और यहाँ जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी बहू बेटियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मंदिर बगल में और थोड़ी उसी कुछ दूरी में स्कूल भी है, और वहीं बगल में आने वाले जो हमारी बहू बेटियां हैं मंदिर भी आते हैं और दुकान में काफी जाते हैं। कुछ समस्या का समाधान। हल्द्वानी में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर नैनीताल की भोजन माताओं ने प्रगतिशील संगठन मंच के बैनर के नीचे जोरदार प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। भोजन माताओं का कहना है कि उनसे विद्यालय के अंदर अनेकों प्रकार के कार्य कराए जाते हैं, लेकिन मानदेय के नाम पर केवल 2000 से 4000 तक रुपए ही दिए जाते हैं, जबकि अन्य राज्यों में भोजन माताओं को 9000 से 12000 तक मानदेय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी भोजन माताओं को 15000 प्रति महीना मानदेय दिया जाए। संस्था के अध्यक्ष का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वह उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम लोग जो है, मैं यूनियन के कोषाध्यक्ष हूँ नीता, और हमारी जो मांग है वो 3 मांगे हैं आज के प्रदर्शन की। एक तो जो भोजन माताओं को स्थायी किया जाना चाहिए, दूसरा जो भोजन माताओं को न्यूनतम वेतन लागू किया जाना चाहिए, और तीसरा जो लगातार भोजन माताओं को निकालने के जियो पास किए जा रहे हैं, उन जियो को रद्द किया जाना चाहिए। इन 3 मांगों को लेकर के हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारी जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी, ये प्रदर्शन होते रहेंगे। और ये इसकी अगर हम ये उग्र आंदोलन करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं सितारगंज के सिटकुल में यूआई फैब्रिकेटर्स नाम की एक कंपनी ने स्टोर में घरेलू गैस सिलेंडर चोरी का मामला सामने आया है। वहीं चोरी के आरोप में पुलिस ने 4 चोरों को पकड़ने में कामयाबी भी हासिल की है। वहीं चोरों के खिलाफ चोरी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड को भी पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।